नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है परिचर्चा को लेकर और आज हमारे लिए दोहरी खुशी है। दोहरी खुशी ये है कि एक तो हमने बहुत सुंदर विषय चुना है, साथ ही 190 एपिसोड आज पूरे हो रहे हैं। पूरी टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देती हूँ और ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर के जो विघ्नहर्ता हमारे 10 दिनों के लिए आए हैं, हमारे घरों में विराजमान है, उस विघ्नहर्ता ने हर विघ्न को दूर किया है, इस परिचर्चा को सुचारू रूप से चलाया है और हर बुरी परिस्थिति में हम खड़े रहे हैं और हर बुरी परिस्थिति में हमने परिचर्चा को निरंतर आगे ही बढ़ाया है और उसी का नतीजा है कि 10 पायदान कम है दोहरी शतक पे। तो आप सबको पुनः बधाई, शुभकामनाएं। और जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने आए हैं वो विषय वाकई लाजवाब है, क्योंकि संस्कृति नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी आज समाज में, हमारे देश में, उस पर हम चर्चा करने आए हैं। और हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रतिष्ठित वक्ता मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पटल से जुड़े हैं, पहले भी किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रह चुके हैं, हमारे आदरणीय शिव विनायक शर्मा जी, जो कि अब देखिए उनके नाम में शिव भी है, विनायक भी है, यानी कि हलाहल पीने वाले शिव जी और जो विघ्न को हरने वाले विनायक जी, तो दोनों आज हमारे पटल पर विराजमान होंगे। तो मुझे पता है कि कोई भी विघ्न आज की परिचर्चा को बाधित नहीं करेगी। और जैसे कि बता रहे थे कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, समाज की सेवा करते हैं, समाज सेवी भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संपर्क क्रांति परिवार के, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बहुत मुखर वक्ता हैं। तो बहुत बहुत हम उनका अभिनंदन करते हैं और पटल पर शीघ्र उपस्थित होंगे। साथ ही हमारे साथ सोनाली मिश्रा जी जुड़ने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश अकस्मात वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं। वो बहुत अच्छी कथाकार रही हैं और उपन्यासकार रही हैं, लेकिन वो आज नहीं जुड़ पा रही हैं, इसका हमें खेद है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कामना मिश्रा जुड़ रही हैं, आप सब उनसे परिचित हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं और लेखिका हैं। वो लघु कथाएं भी बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा नृत्य भी करती हैं और हंसमुख स्वभाव की हैं, समाज की सेवा भी करती हैं, वो पुलिस मित्र भी हैं। तो उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जिस विषय को लेकर हम बात करने आए हैं, उस विषय के बारे में अगर हम कुछ बात करें, संस्कृति नीति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संस्कृति से संबंधित नीति या सरकारी रणनीतियों और गतिविधियों, जो कला होती है, हमारी देश की जो कला है, संस्कृति है, रचनात्मक गतिविधियां हैं, उन सब को, समाज के हर पहलुओं को, संस्कृति को जोड़ कर रखना या उसे संजो कर रखना। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पहलू हैं इसके, और लेकिन हम सामाजिक सरोकार की आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि समाज से देश बनता है और देश तभी समृद्ध होता है जब समाज में अच्छी सोच, अच्छे विचार और अपनी धरोहर को संजोने का जो एक कार्य है, सुखद कार्य है, उस कार्य का निर्वहन सभी जो समाज के लोग हैं या देश के नागरिक हैं वो करते हैं। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का एक नाम है। तो आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं और भी बहुत सारी हम बातें करेंगे और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है और आज के समय में क्यों आवश्यकता है संस्कृति नीति की। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं और बिना किसी विलंब के सभी वक्ताओं का हम अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप दोनों का हमारे इस पटल पर। और आज के इस कार्यक्रम में खास बात ये है कि 190 एपिसोड हमारे पूरे हो रहे हैं, तो हम बहुत खुश भी हैं और अभिनंदन करते हैं पुनः आप दोनों का। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारी महत्वपूर्ण कड़ी है हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की, और नेहा शर्मा ये भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आदरणीय सीमा मिश्रा जी, देखिए सीमा मिश्रा जी किरदार ज़िंदगी का हिस्सा भी रह चुकी हैं और
जो हमारे पटल पर विद्यमान है इस वक्त शिव विनायक जी, वो भी हमारे किरदार जिंदगी का हिस्सा रह चुके हैं। तो हमारे लिए हर तरह से खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल को हमेशा हम बरकरार रखना चाहते हैं। चलिए परिचर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हमारे आदरणीय शिव विनायक शर्मा जी से कि संस्कृति नीति की अगर आवश्यकता पड़ रही है आज के समय में, तो इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे विषय को चुना है, आज परिचर्चा का विषय बनाया है, जहां भारत में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत की पहचान ही संस्कृति के चलते है। अगर पूरी दुनिया के अंदर में कोई राष्ट्र है जो अपनी संस्कृति के चलते जाना जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है, जहां पर समय समय पर ईश्वर अवतार लेकर के जिस भूमि का चयन किया और जिस भूमि पर आकर के उन्होंने लीला के माध्यम से संस्कृति की, संस्कारों की स्थापना की, वो पवित्र भूमि भारत ही है। और आज वर्तमान में भारत के अंदर में जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति एक बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र है, हम लोग संस्कृति को एक छोटे से पहलू में बांध के नहीं रह सकते। सामाजिक संस्कृति, आर्थिक संस्कृति और भी अलग अलग उसकी शाखाएं हैं। तो लेकिन आज हम लोग चूंकि सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं, तो समाज के अंदर में हम लोग सबसे पहले तो संतुलन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। समलैंगिक संबंध को जो हम लोग आज यहां पर उसको मान्यता दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति है। कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रकृति समय समय पर हमें इसका परिणाम भुगता रही है और हम भुगत रहे हैं, परंतु फिर भी हम सामाजिक कुरीति जो है, गंदगियां हैं, उसको हम लोग प्रश्रय दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में बहुत बड़ा भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम तो हमें उसको रोकने की आवश्यकता है। बहुत सी चीजें यहां पर कानूनी अमली जामा पहन ली है, जिसको भारत सरकार को और भारत की जुडिशरी को, यहाँ के सामाजिक लोगों को और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, खाली किसी विषय पर आलोचना परिचर्चा करके उसको वहीं तक खत्म करना उचित नहीं है। हमें उसके लिए, अगर चूंकि बात कानून में है, तो कानूनी रूप से भी हमें पत्र व्यवहार करके, पत्राचार करके और सरकार को अवगत कराना चाहिए। दो चीजें यहां पर अभी मैं प्रमुख रूप से देख रहा हूं, समलैंगिक विवाह को स्वीकृति और लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता, जो कोर्ट के माध्यम से आज आया है। तो सबसे ज्यादा संस्कृति का विनाश यहीं से शुरू होता है। विवाह संबंध जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और दूसरी बात है कि एक विचार चला दिया गया कि एक बच्चा होना चाहिए। तो जिसके यहां भी एक बच्चा होगा, चाहे कोई भी हो, तो एक बच्चा होते के साथ में ही सारे संबंध वहीं पे खत्म हो जाएंगे। 100-200 साल के बाद में हमारा बच्चा, हमारी बच्ची हमसे पूछेंगे, ये भैया क्या होता है, ये बहन क्या होती है, ये ताऊ क्या होते हैं, ये चाचा क्या होते हैं, ये बुआ क्या होती है। क्योंकि ये एक बच्चे, जिस घर के अंदर में एक बच्चे का जन्म होगा, उस दिन ये सारे रिश्ते स्वतः खत्म होते चले जाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि ये नाम के रिश्ते भी कभी हुआ करते थे। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ संस्कृति को, जो हम लोगों ने बहुत आगे की सोच करके, कि हम लोग बहुत एडवांस सोच रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम लोग पहले, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे भारत के जो निर्माता थे, जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास किया, उसको हम लोग नहीं मान करके हम लोग अभी पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति को अपना रही है। तो इस विषय में हम लोग को बहुत मजबूती के साथ में, बहुत चिंतन के साथ में आगे आना चाहिए, और सरकार जो गलतियां कर रही है उनको वहां पर रोकने का कार्य करना चाहिए, और उनको समझाना चाहिए, और उनको तर्क सहित अपनी बातों को रखना चाहिए कि इसका परिणाम जो है हम लोग को
आने वाले 100-200 सालों के अंदर में, 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में हमारे बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। जेंडर चेंज करवाया जा रहा है। डॉक्टर क्यों मना करेंगे? डॉक्टर का तो काम है, उसको तो फीस मिल रही है, उसका तो व्यापार चालू हो गया है। तो सामाजिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले संस्कार को प्रमुखता के साथ में आगे लाना होगा। और चूंकि जाति, धर्म, इन सबसे ऊपर उठ करके चिंतन करने की आवश्यकता है, और उस चिंतन को साकार रूप तब दिया जा सकता है जब हम उस पे किसी पार्टी का कार्यकर्ता का मानसिकता से दूर हट करके एक भारतीय होंगे और एक भारत के संस्कारी समृद्धशाली विरासत को आगे ले जाने की सोच रखेंगे, तभी हम इस तरह की चीजों को रोक पाएंगे। नहीं तो जो भी राजनीतिक पार्टियां आएंगी या जो अलग अलग लोग आएंगे, वो अपने स्वार्थ के लिए हमारा इस्तेमाल करेंगे और अपनी बातों को थोप देंगे, और उसका विनाश का कारण फिर हम लोग खूब बनेंगे, क्योंकि हम लोग मुख दर्शक बन जाएंगे। अगर हम विरोध नहीं कर रहे हैं किसी बात के लिए, अगर हम किसी बात को रख नहीं रहे हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले को मौन स्वीकृति जो होती है वो प्राप्त हो जाएगी कि अगर ये मौन है, इसका मतलब इसको स्वीकृति है, ये चाहता है। तो हमें मौन स्वीकृति के रूप में उसको आगे की ओर पास करने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें अपनी बात रखनी चाहिए बहुत शालीनता के साथ, बहुत मर्यादा में रहते हुए। तभी हम भारत की संस्कृति जो है, प्राचीन संस्कृति है, वही सबसे समृद्धशाली संस्कृति है, और उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम लोग उस गौरवशाली भारत में जहां हम रह रहे हैं उसके गौरव को बचा पाएंगे और उसको आगे की ओर ले जा पाएंगे। अभी हमारी बहन वक्ता हैं और भी हमारे साथ में पटल पे, हम लोगों के साथ में पटल पर जुड़ रहे हैं, तो उनके भी विचारों को और उनके जो प्रश्न आएंगे या उनके विचार जो आएंगे हम लोग उसको लेंगे। और मुझे लगता है ये बहुत परिचर्चा बहुत सार्थक तौर पर आगे बढ़ेगी कि हम लोग यहाँ से जो पॉइंट निकल करके आएंगे, हम लोग उसको भारत सरकार को और यहाँ की जुडिशरी को पत्र के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, और इस तरह के विषय को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर में आए। तो आज आपने जो सूत्रपात की है और आपके में जो विचार आया है, निश्चित ही आने वाले गौरवशाली भारत के अंदर में, भारत की संस्कृति की स्थापना के अंदर में ये नींव का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतना अच्छी सोच है आपकी, और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके भी प्रश्न हमारे तक जरूर पहुंचेंगे। हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। सीमा जी, पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ। जया गौड़ हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्होंने लिखा है कि चर्चा अच्छे विषय पर है। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे पटल के मुख्य सलाहकार जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उन्होंने लिखा है कि संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना अति आवश्यक है। डॉक्टर संतोष कुमारी संप्रीति जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन सखी। और वाकई प्रश्न बहुत सारे आने वाले हैं, और मैं तमाम श्रोताओं का विशेष आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आप अपना समय देते हैं, और अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई प्रश्न है, तो हम तक जरूर आप पहुंचाएं। और कामना जी, जैसा कि शिव विनायक जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं जिस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये भारत नहीं है जो आज हम देख रहे हैं। जो विषय उन्होंने उठाए हैं उस विषय पर चर्चा करना लाजमी है और जरूर हमें करना चाहिए। आपके क्या विचार है इस विषय को लेकर? हम आपके विचार जानना चाहते हैं, फिर कुछ और प्रश्न को लेकर हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी स्वागत। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारत माँ को प्रणाम करती हूँ, शारदा माँ को नमन करती हूँ, और पटल पर उपस्थित सभी सुविज्ञजनों को, सभी श्रोतागण को, सभी को नमन करती हूँ। और बहुत बहुत साधुवाद मैं देना चाहती हूँ अपनी सखी, अपनी बहन वैभवी को। मैंने हमेशा ये बात कही है कि एक लेखक, एक कवि, एक साहित्यकार, उसका लेखन या उसकी हर रचना तभी सार्थक है जब वो समाज में जुड़ी हुई कुरीतियों या समस्याओं से संबंधित भी अपनी कलम उठाए। वैभवी जी संभवतः इस विषय के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि आमतौर पे जो कवि हैं वो इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। श्रृंगार रस, देशभक्ति, अभिव्यक्ति, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, गद्य में हो या पद्य में हो, यदि हम एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं और हम सब शिक्षित हैं, तो समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध भी हमको बोलना चाहिए। और जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा करने का कर्तव्य हमारा इसलिए है क्योंकि हम अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार और भारतीय नागरिक हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं एक शिक्षाविद हूँ, आप सबको पता होगा।
इंग्लिश की शिक्षिका हूं, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है, हिंदी उर्दू में बराबर निरंतर अध्ययनरत रहती हूँ, मैंने बराबर ये बात बोली है कि आप सब भाषाओं का सम्मान करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी माँ हिंदी की उपेक्षा करके नहीं। घर में माँ, ताई, चाची, बुआ सबका सम्मान है। अब ये विषय आपसे क्यों मैं उठा रही हूँ, मुझे एजुकेशन सिस्टम से, शिक्षा प्रणाली से बहुत शिकायत रही है और मैंने कई शिकायतें लिखी भी हैं। अब जैसे आदरणीय शिव विनायक सर ने ये बोला कि हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये हनन हो रहा है, किंतु इसकी जड़ कहाँ है? आपको ये पता है, मैं गत 10 वर्षों से जो भी सरकार हमारे यहाँ दिल्ली में है, उनसे निरंतर ये कहती रही हूँ कि ये जो नीति बनाई गई थी ना शिक्षा में कि 8th तक सब बच्चों को पास कर दो, फेल किसी को नहीं करना है, ये बहुत ही घातक सिद्ध हुई, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप नेक्स्ट क्लास में बढ़ गए हो, तो कितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। अच्छा, दूसरा, एक ये चीज हुई, तीसरा ये जो हमारा यहाँ जैसे संस्कृत और हिंदी, ये हम लोग को पहले पढ़ाई जाती थी, कंपलसरी थी, 10th तक आपको पढ़ना ही होता था। मैं कल बहुत ही सम्मानित स्कूल में गई, गाजियाबाद का बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है, जहां बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, जहां लगभग 3,500 बच्चों ने भाग लिया, 165 स्कूल के बच्चे आए थे वहां। मैं इंग्लिश के स्पीकिंग स्किल्स के लिए एज अ जज, एज अ ज्यूरी गई थी वहां की सब चीजें बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा आप अपना फीडबैक दीजिए, मैंने बहुत तारीफ भी करी। फिर उन्होंने कहा मैम और कोई बात? तो मैंने कहा कि आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम जर्मन पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे जर्मन प्ले कर रहे हैं, संस्कृत का प्ले क्यों नहीं, संस्कृत का कुछ क्यों नहीं है? तो वहां के टीचर्स ने बहुत दबी जबान में मुझसे कहा कि मैम हमारे स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती। मैंने कहा आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, आपको पता है कि विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। संस्कृत पहले ये होता था क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ। देखिए, किसी विषय को पढ़ाना एक अलग बात है, आपके पास डिग्री तो मेरे पास साइंस में है, वो एक अलग बात है। हम चाहे डॉक्टर हो, हम इंजीनियर हो, हम सीए हो, इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें अपने इतिहास का, अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए। हम अपनी रोजी रोटी के लिए कोई भी विषय चुन सकते हैं, लेकिन कोई भी हम अपना पेशा ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम हैं भारतीय। यदि आपने स्कूल के स्तर पे ये कर दिया पहले तो कि 8वीं तक सब बच्चों को पास कर दो, जो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है कि 9th में आने के बाद जब मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया, विशेष रूप से सरकारी स्कूल में बहुत बुरी स्थिति है, तो वो बच्चे पास ही नहीं हो रहे हैं, उन्होंने हंसते खेलते 8 तक चढ़ा दिए गए, वो क्या संस्कृति के ऊपर ध्यान देंगे? और दूसरा ये साजिश जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि आपने संस्कृत को हटा ही दिया। पहले ये होता था कि ऑप्शन है कि आइदर यू टेक संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश। मैं किसी भाषा के विरोध में नहीं बोल रही हूँ, आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं, हम भी सीखते थे, हमने 10th तक संस्कृत पढ़ी, साइंस साइड ली, हिंदी और संस्कृत में चॉइस होती थी 8th के बाद तब तक, लेकिन उसका जो पाठ्यक्रम था उसका स्तर इतना उच्च होता था उसी में आपको बहुत बेसिक नॉलेज होती थी और घर में किताबों का पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। अब स्मार्टफोन आ गए, ज्यादा समय बच्चे फोन पे व्यतीत कर रहे हैं। जहां मजबूरी है कि कोरोना आया कि आप जी ऑनलाइन पढ़ाई करें, ठीक है, उसके एक फायदा भी है कि अभी स्मॉग के लिए स्कूल बंद हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती। हर समय फोन पे बैठना, ये बच्चों को नियंत्रित करना अभिभावक का काम है। माता पिता दोनों वर्किंग हैं, सिबलिंग है नहीं, जैसे कि आपने कहा आदरणीय कि एक ही बच्चा हो रहा है, ये किस तरह का फैशन चल पड़ा, मैं भी इसके विरुद्ध हूँ। जबकि मैं शिक्षित महिला हूँ, कामकाजी महिला हूँ, लेकिन मैं इस बात का विरोध करती हूँ। रिश्ते ही नहीं बचेंगे घर में, एक एक बच्चा रहेगा तो रिश्ता, और किसी के पास समय नहीं है। समय निकाला जाता है। बच्चे को शिक्षा देने के लिए प्रथम गुरु उसकी माता होती है, लेकिन माँ को ही अगर ज्ञान नहीं है तो वो क्या शिक्षा देगी? और बड़ी बुरी चीज एक और ये चली है कि जहां है भी हिंदी का ऑप्शन, संस्कृत का ऑप्शन, एक फैशन है, उसके बच्चे ने स्पेनिश लिए, इसके बच्चे ने फ्रेंच लिए, मेरा बच्चा भी यही लेगा। ये क्या है? सभी भाषाओं का आप सम्मान कीजिए। हम लोग भी पढ़ते थे, जब आपको किसी भाषा में आगे जाना होता तो प्रॉपर उसका एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो आप 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी भाषा को, ये तो एक तरीके की साजिश है जो मैं खुल के कह रही हूँ, आपने हटा कैसे दिया? और ये एक स्कूल की बात नहीं है। कामना जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन हम किसी भाषा पर बातचीत आज नहीं कर रहे हैं, हमें संस्कृति नीति पर बात करनी है।
तो मैं चाहूंगी संस्कृति नीति, देखिए हमें नीति बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, मैं उसी की जड़ में जा रही हूँ। जैसे कि आपने संस्कृति की बात कही कि लिव इन रिलेशनशिप है, अब एडल्ट्री भी इलीगल नहीं है, मतलब आप उसके बेसिस पे तलाक ले सकते हैं एडल्ट्री की बेसिस पे, लेकिन एडल्ट्री जो है वो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा जुर्म नहीं रह गया, तो ये तो सीधे सीधे हमारी संस्कृति पर ही हमला है ना। समलैंगिकता ये एक समस्या है, लिव इन एक दूसरी समस्या है, तलाक बढ़ रहे हैं समाज में, ये तलाक, समलैंगिकता, लिव इन रहना, लेकिन ये बातों का जन्म कहाँ से हो रहा है? बच्चों को धर्म शिक्षा नहीं दी जा रही ना, हम अपनी भाषा ही नहीं सिखा रहे हैं। मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, लेकिन साथ में मैं ये हमेशा ये कहती हूँ कि हिंदी लगातार सीखो, संस्कृत भी सीखो। अभी आने वाले समय में क्या पता 100 साल बाद अमेरिका संस्कृति पेटेंट करा ले, फिर हम क्या अपना सर पीटेंगे? हल्दी करा चुके हैं वो लोग पेटेंट, तो कितनी शर्म की बात है। जिस चीज का जन्म ही हमारे यहाँ हुआ है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हिंदी एक सांस्कृतिक वैज्ञानिक भाषा है, तो जड़ ही हम अपनी खत्म कर रहे हैं। अब आते हैं हम 30 त्योहारों के ऊपर। 30 त्योहार है वो, चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हमारी वेशभूषा हो, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। सब बहुत व्यस्त हैं, एक एक दिन की बमुश्किल छुट्टी मिल रही है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, कोई पढ़ाई में लगा है, कोई करियर में लगा है, लोगों के पास समय नहीं है। यहाँ पे मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं कि हाँ, अब एक व्यक्ति त्योहार मनाता है, जैसे अभी हरतालिका तीज आई थी बिहार में और उत्तर प्रदेश में, बड़े उससे मनाया जाता है उत्साह से, तो देखा देखी भी लोग कर रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छी हो रही है। संस्कृति नीति बनाने की आवश्यकता ये पड़ती ही नहीं, ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा यदि स्कूलों में आप धर्म शिक्षा दें, उसको कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएं और हिंदी और संस्कृत को रिप्लेस न करें। तो जब हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम होता था तो उसमें, जैसे मुझे अभी तक याद है, मैंने 5वीं कक्षा में पढ़ा था संक्रांति, पोंगल और बिहू, वो मुझे अच्छी तरह, क्योंकि जब आप पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं ना तो वो आपके ऊपर सर पे डंडा होता है कि इसको पढ़ना है, एग्जाम देना, टेस्ट होना है, बार बार पढ़ना है, तब वो चीज याद होती है। अगर कोई चीज लीनियंट के तरीके से होती है तो वो नहीं होती है। तो संस्कृति नीति बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारी शिक्षा नीति में कमी है। तो और जो हम लोग हैं, हम आपस में कितनी भी बात कर लें, जो भविष्य है वो बच्चों के हाथ में, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इससे ज्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे ना। जो आज बच्चा है, किशोर है, उसी के हाथ में ये बात तोड़ जाएगी। तो सबसे पहले शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता है, ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि जड़ वही है। और वैभवी जी, आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। मैंने बहुत कम साहित्यकार ऐसे देखे, मैं आपको साहित्यकार ही कहूंगी, क्योंकि सामाजिक मुद्दों पे आप बोलने की स्वतंत्रता दे रही हैं। मेरे विषय में सबको पता है कि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, यदि वे सच है तो मैं चुपती नहीं हूँ, ना मैं लिखने में चूकती हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों को बुलाने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लोग कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये कैसे संभव है? मेरे पिताजी वैज्ञानिक थे, लेकिन संस्कृत का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, तो हमें उसी प्रकार से शिक्षा मिली। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ये सब शिक्षा जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उससे संबंधित। धर्म शिक्षा हम सब सिलेबस का हिस्सा होती थी, तभी बदलेगा सब। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही। और वाकई ऐसे वक्ताओं को लेकर आना पटल पर ये बड़ी मेहनत का काम है, और मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, शारदा माँ ने आपको जो है चुना है, सबको नहीं चुनती है, सब पे ये आशीष नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की निदेशक रही हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखी है। अब आप ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सीखी होगी। तो वही बात है कि शिक्षा, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि शिक्षा अगर सही दिशा में जाए तो संस्कृति को सहेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं शिव विनायक जी के पास जाना चाहती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से संस्कृति नीति के क्या उद्देश्य हैं और उसका क्या महत्व है? सर्वप्रथम तो हमें अभी जो जिन विषय को और जिन चीजों को, जो अनैतिक चीजें हैं, उनको कानूनी तौर पर उनको मान्यता दी जा रही है, सबसे पहले तो उनको रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि जब दुर्घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, अभी स्थिति ऐसी है कि एक्सीडेंट हो चुका है, दुर्घटना घट चुकी है,
और उस घटना के बाद में परिणाम यह है कि सामने वाले के शरीर से निरंतर खून निकल रहा है। तो जब उसको ऑपरेशन थिएटर में हम लोग लेकर के जाते हैं, उसको शल्य चिकित्सा के लिए लेके जाते हैं, तो सबसे पहला डॉक्टर का एक ही काम होता है कि सबसे पहले इसका जो खून का रिसाव हो रहा है, इसका ब्लड जो निकल रहा है, उसको तुरंत रोका जाए, तुरंत प्रभाव से रोका जाए, फिर हम लोग अगले ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारी संस्कृति के अंदर में सबसे पहले तो जिन गलत चीजों को कानूनी तौर पर अमली जामा पहना दिया गया है, उनको तत्काल प्रभाव से रोकना, अपनी गलती को स्वीकार करना कि ये भारत की संस्कृति नहीं है, भारत की ये चीजें नहीं है, भारत इन विषय के लिए नहीं जाना जाता है। भारत यूरोप नहीं है। यूरोपियन सभ्यता के अंदर में जानवर लोग की तरह से जीवन जिया जाता था। उन लोगों ने भारत की तरफ में जब देखा और भारत की तरफ में वो आए, तो उनको समझ में आया कि हम लोग इंसान हैं और इंसानों का जीवन और उनकी जीवन पद्धति क्या होती है। फिर उन्होंने समझा, तो उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाया। तो सबसे पहले भारत जिन विषय के लिए जाना जाता है, जिस गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, जिन संस्कारों के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया के अंदर में अगर संस्कार हैं और अलग अलग संस्कार हैं, 16 संस्कार जो है हमारे यहाँ, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो जब हम अपने संस्कारों को सहेज कर रखेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि हमें संस्कृति नीति बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे संस्कार ही सक्षम है संस्कृति नीति को स्थापित करने के लिए और पुनर्स्थापित करने के लिए। लेकिन जो गलतियां हो चुकी हैं सरकार के द्वारा, सरकारों के द्वारा या तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा, कि हम बहुत अपने आप को एडवांस समझते हैं, हम बहुत आगे की सोच रखते हैं, तो उनके इस विचार को तत्काल वहीं पर रोक देना, दंडित भले ना करें, लेकिन ये 2-3 चीजों को तत्काल रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा हमें। हम अपने बच्चों को रोक नहीं पाएंगे, हम दूसरों की तो क्या बात करें, हम दूसरों को तो नहीं, छोड़ दीजिए, हम कब तक अपने बच्चे और बच्चियों को समझाएंगे? बोलेंगे पापा मम्मी हमारी बेटी हो, हमारा बेटा हो, हम उनको कब तक रोकेंगे? हैं कि सारा समाज का ठेका, पूरे देश का ठेका आप ही ने ले लिया है। बगल वाले के घर में ऐसा है, उसके घर में ऐसे है, उसके घर में ऐसे है। मैं 1000 एग्जाम्पल, हम 1000 एग्जाम्पल हमारे सामने रख देंगे, हमारे परिवार में 1000 एग्जाम्पल रख देंगे। हम उसको कब तक रोकेंगे, कहां तक रोकेंगे? लास्ट में हम भी अपना गर्दन झुका लेंगे और लास्ट में ये आएगा कि हमने अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में सक्षम रहे, तो कहीं ना कहीं कोई सोल्ट ले लूं, खा लूं और मर जाऊं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि हमें ऐसे बुरे दिन देखने का नौबत ना आए। तो हम इस तरह से निरंतर, तो सबसे पहले शल्य चिकित्सा की जरूरत है संस्कृति को बचाने के लिए, कि जो हमने गलत निर्णय ले लिए हैं और उनको कानूनी तौर पर मान्यता दे दी है, उनको तत्काल प्रभाव से उनको रोकना, और उनके रोकने के लिए आप चाहे कानूनन तौर पर लड़ाई लड़ें, सामाजिक तौर पर लड़ाई लड़ें, या अवेयरनेस प्रोग्रामिंग चला करके हम लोग करें। जो अवेयरनेस प्रोग्रामिंग की शुरुआत आपने कर दी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए जितने भी शब्दों में आपको साधुवाद दूं वो कम पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें पत्राचार करना चाहिए और एक मुहिम चलानी चाहिए कि सरकार को इन विषय को बताने के लिए कि भारत जो है एक गौरवशाली उसकी पृष्ठभूमि रही है, भारत अपने संस्कारों के चलते जाना जाता है, उस राष्ट्र की मर्यादा को स्थापित करना है। तो हमें ये नाटक नौटंकी करने के बजाय सीधे तौर पर जो गलत चीजें हैं उनको रोकने की आवश्यकता है। जिनको हमने कानूनी अमली जामा पहना करके उनको मान्यता दी है, उन मान्यताओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की जरूरत है। विनायक जी, मेरा एक और प्रश्न है आपसे। रितांबरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि विरोध करना चाहिए और समाज के सभी तबके को, सभी लोगों को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है तो आप समझिए कि उसके बाद सिर्फ हम राष्ट्रपति के पास ही जा पाते हैं। सही बात, लेकिन हम लोग उसको सदन में हम लोग लेके जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लोकसभा, क्योंकि हमारे संविधान का और हमारे नियमों का सबसे पहले जो उसकी शुरुआत होती है, नींव रखी जाती है, वो सदन के माध्यम से, राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से रखी जाती है, और वहां कैबिनेट में फिर उसके डिसीजन होते हैं, और डिसीजन को जब हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए, तब राष्ट्रपति के पास मुहर लगती है और फिर कानून उसको अमली जामा पहनाता है। तो सबसे पहले तो हमें नेताओं को अवेयर करने की आवश्यकता है कि नेताओं की जो बुद्धिमती मारी गई है उनको सद्बुद्धि दे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। हमारा किसी राजनीतिक दल से न तो कोई मित्रता है और न कोई दुश्मनी है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को देश हित के अंदर में, राष्ट्र हित के अंदर में एक निर्णय लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर मैं इस बारे में थोड़ी-सी और चर्चा करूँ, तो हमने देखा है कि हमारे बच्चे जो संस्कृत के श्लोक रहे हैं, जो हमारे वेद पुराण हैं या जो हम पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती हो या और भी जो भी हमारे ग्रंथ हैं, गीता हो या फिर रामायण है, उसकी चौपाइयाँ या हनुमान चालीसा ही है मान लीजिए, बच्चों को पता नहीं है, बच्चों को याद नहीं है। तो कामना जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम संस्कार अगर अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, तो हम समाज या देश या दुनिया की बात हम ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हम अपने कामना जी बच्चों ने तो को। बहुत अच्छी बात रखी ना, कि उन्होंने तो कहा कि जो जिसकी नींव मजबूत होगी ना, वो उसकी बुनियाद हिल ही नहीं सकती है, वो चाहे कितना भी भयंकर बिल्कुल भूकंप आ जाए, उस बिल्डिंग को नहीं गिरा सकते। तो हमारे यहाँ शिक्षा नीति अगर मजबूत हो जाएगी, और हमारे भारत के जो संस्कार है और उसकी जो नीति है और हमारी जो संस्कृति है, अगर उसी को बढ़ा दिया जाएगा, तो चाहे वो फिर किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिल्कुल किसी भी धर्म बिल्कुल। का हो, क्योंकि किसी भी धर्म के अंदर में गलत बातें नहीं पढ़ाई गई है, गलत बातें नहीं सिखाई जी गई जी। है। बिल्कुल उस सही। आदरणीय, उनको जो आपको याद उनके होगा ऊपर जब हम लोग स्कूल में उनको जो थे, दोहा टीकाकार होते छंद हैं, हमें। उनके जो जी टीकाकार लोग होते हैं, वो टीकाकार लोग गलत टीका प्रस्तुत करके और हम लोगों को आपस में लड़ाने का, भिड़ाने का काम करते हैं। और हम हाँ, लोगों ने तो बचपन में स्कूल में गाया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आपस में बैर रखना। जी तो बिल्कुल। फिर तो बैर रखना, तो हम लोग बैर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें लड़ाया जा रहा है। एक कूटनीतिक तरीका है जो इन्होंने, शालिनी जी ने बहुत सभ्य तरीके से उन्होंने बात रख दी। तो जहां अगर शिक्षा मजबूत हो जाएगी ना, और हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी, तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो बिल्कुल। भारत के अंदर में शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करना, और उन्होंने जो बात कही कि बच्चों को यूं ही बिना ज्ञान के उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। सिर्फ यहाँ पे कागजों को, डिग्री को आज हम लोग मान्यता दे रहे हैं। बाद बाकी डिग्री से ज्यादा भारत की अगर शिक्षा नीति, संस्कार नीति, संस्कृति नीति, अगर नीति की जरूरत ही नहीं है, अगर जो चीजें हैं स्थापित हैं, सिर्फ उनको हम लोग आगे लेके जाने का काम करेंगे, तो हमें किसी नीति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। कामना जी, अगर हम बात करें कि हमारी जो विरासत है, जो हमारी धरोहर है, उसे अगर हम संरक्षित करने की बात करें या आने वाली पीढ़ी को हम किस रूप में सौंपेंगे, क्या हम जो शिव विनायक जी ने जो कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी गई है, समलैंगिकता को मान्यता दे दी गई है, जो कि हमारी संस्कृति नहीं है, हम आने वाली पीढ़ी को, और पीढ़ी संतुष्ट है इस बात से, तो संतुष्ट है, उसके पीछे भी एक बहुत गहरी साजिश है। उन्हें जी सही बिल्कुल। और गलत का जो उसकी जो समझ है वो नहीं हो पा रही है। तो ये अब हमारी आप ये देखिए, जी, ये जो समलैंगिकता है या लिव इन रिलेशन है, इसकी जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम अपनी विरासत को किस रूप में सहेजें और किस रूप में हम आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करें। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, और ये तो आपने वो बात पूछ ली मेरे से जो मेरे मन की बात है, मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, आपको याद होगा वैभवी जी, मैं साहित्यिक आयोजनों में हमेशा कहती हूँ कि युवा वर्ग को जोड़ना चाहिए, युवा वर्ग को जोड़ना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ है। हम इतने आयोजन करते हैं, जो अर्ली 20s में है, वो कितने बच्चे हैं जो जुड़ते हैं आकर, या जो लेट टीन्स में, स्कूल कॉलेज के बहुत ही कम बच्चे जुड़ते हैं। ये जितनी भी नीतियां बनी हैं, हम और आप तो इसके लिए कहीं कोर्ट में पिटीशन डाल के नहीं आए कि लिव इन को मान्यता दे दो, एडल्ट्री को मान्यता दे दो, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी को। ये भी तो, और इसका जश्न मनाने वालों में भी यूथ ही है, हम लोग नहीं है। तो इनको पाल पोस के बड़ा करने वाला कौन है? हमने ही तो पाला है ना कहीं तो हमारे अंदर कमी है ही ना। अब आपने जो बात कही कि इसको कैसे मोड़ा जाए, वो बच्चे इसलिए भटके हुए हैं क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं। हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, उससे वो अनभिज्ञ हैं। आपने यदि केरला स्टोरी देखी हो, तो उसमें जो नायिका है, उसने रो रो के अपने पिता से कहा था, आपने मुझे क्यों नहीं अपने धर्म के बारे में बताया, आपने क्यों नहीं बताया, आपने क्यों नहीं कहा, मैं कहीं बात नहीं कर पाती, मुझे पता ही नहीं। तो हमारे यहाँ, धन्यवाद कीजिए, बी.आर. चोपड़ा जी का रामायण महाभारत उन्होंने बना दी। तो लोग, ऐसा नहीं है, आप दिखाओगे तो देखेंगे। हम लोग तब बहुत ही छोटे थे, हमें बुद्धि भी नहीं थी जब ये आता था, हम थोड़े बड़े हुए तो रामायण महाभारत हम लोगों ने देखी। उसके बाद बहुत से पुराण बने, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक अच्छा माध्यम है। आपको याद होगा एक समय बहुत से पुराण, शिव पुराण भी बना, दुर्गा माता पर भी बना, बहुत कुछ बना। भटकाव बहुत है। यदि हम, जैसे इस्कॉन का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, मैं इस्कॉन से बहुत प्रभावित हुई थी,
इस्कॉन में और ब्रह्मा कुमारीज में मैंने ये देखा है, और अक्षरधाम वाले भी, इनके यहाँ जो कार्यकर्ता है सब युवा है, या बच्चे हैं या किशोर हैं, इन्होंने उनको जोड़ा हुआ है। अभी जो इस्कॉन जन्माष्टमी हुई थी तो मैं इस्कॉन मंदिर में गई, तो मैंने देखा जितनी भी ड्यूटीज मिली हुई थी ना, सब युवा बच्चे थे, जिसमें उन्होंने, जैसे उनको पता है आप इस्कॉन मंदिर यदि गए हो, बिना लहसुन प्याज का मंचूरियन भी मिल रहा है, और वो बच्चे ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो बच्चे ही राधा कृष्ण पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसमें कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं, वो गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये शिक्षा उनको कहाँ से मिली है? अपने अभिभावकों से मिली है, परिवार से मिली है, प्लस वो उनको ले गए इस्कॉन। तो इस तरीके की शिक्षा यदि हर घर में दी जाए, तो जब तक हमारे युवा, तो आप जो बात कह रही हैं ना, जैसे हम अपने कवि सम्मेलन की बात कर रहे हैं, साहित्यकार हैं, यदि बच्चों को बहर का ज्ञान नहीं है लेकिन उनको लेखन का शौक है, ये मैं कल गई थी तो उसमें मैं बताऊं, जिस बच्ची ने फर्स्ट जीता था प्राइज, साइंस की स्टूडेंट है 11th, उसने मुझे कहा मैम आप हिंदी की कवित्री हैं, मैंने कहा हाँ, मैं उर्दू में भी गजलें कहती हूँ। तो उसने कहा मैम मुझे भी हिंदी सीखनी है, मुझे कविता करनी आती है, कैसे करनी चाहिए? हमें तो हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। मुझे अच्छा भी लगा और मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा, शिव को सर, मैं बीच में यही कह रही थी कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो दोहा, छंद, आपको याद होगा ओरल टेस्ट हुआ करता था, एग्जाम होता था बकायदा, तो हम घर में रट के जाया करते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आपने आगे चल के साइंस साइड ली, कॉमर्स लिया, बात की बात है, 8th तक हमें बहुत कुछ सीखा, पंचतंत्र की कहानियां जो थी वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होती थी, और घर में भी ये सब कुछ होता था। तो घर में यदि इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उसको रोचक बनाया जाए, यूथ के लिए, किशोरों के लिए स्कूल्स में वर्कशॉप, तो मैं अपने बच्चों के स्कूल में लिख लिख के देती थी कि दोहा के लिए आप वर्कशॉप करवाएं, ये स्कूल लेवल पे किया जा सकता है। और यदि आप बच्चों पे जिम्मेदारी दे देते हैं ना कि नहीं एंकरिंग भी आप करोगे, ये डेकोरेशन, तो वो बड़े खुश होकर उस जिम्मेदारी को निभाते हैं कि नहीं हिंदी का डिपार्टमेंट है और ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चे दोहा, फिर उसका एक लेखन होता है, एक शिल्प होता है, उसके ज्ञान के लिए हम अच्छे कवियों को बुला सकते हैं बीच में वर्कशॉप के लिए, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। मैं मुक्त छंद के विरोध की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ, देखिए हम सब ने भी जब लेखन शुरू किया गद्य पद्य दोनों रूप में, तो छंदों का ज्ञान नहीं था, 750 छंद है और गजल का अपना शिल्प है। जो बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं, जो यंग बच्चे लिख रहे हैं, वरिष्ठ कवियों को चाहिए उनको हतोत्साहित ना करें, उन्हें डांटे नहीं कि नहीं ये बहर से खारिज है, ये बेकार है। यदि आप उनको हतोत्साहित नहीं करेंगे, बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि मैम कितना टाइम हम देना चाहिए हमें रीडिंग के लिए, तो मैंने उनको बताया कि आप अभी 12th पे फोकस कीजिए, इस पे कीजिए, पर आते जाते यदि आप ईयरफोन यूज करते हैं तो आप सुन सकते हैं। भाषा सबसे पहले तो सुन के सीखी जाती है, जो लोग अनपढ़ है वो भी भाषा बोलना जानते हैं। हमारे यहाँ आप टूरिस्ट गाइड्स देखिए कितनी कितनी भाषाएं बोलते हैं, सुन के। हम लोग हनुमान चालीसा या जो भी हमें आरतियां कंठस्थ थी, सुन सुन के थी। सब पढ़े लिखे लोग ने, हमारी दादियां नानियां, उनके पास कौन सी डिग्रियां थी, लेकिन हमसे भजन कीर्तन आज भी देख लें आप। तो ये सब चीजें हम स्कूल कॉलेजेस में वर्कशॉप करें और अपने घर में भी इस तरीके के रोचक कार्यक्रम रखें। जैसे कि अगर हम जन्मदिन मना रहे हैं तो अंताक्षरी रखते हैं, मगर वो दोहे की तब हो पाएगी, वो चौपाइयों की हुआ करती थी बहुत पहले, मेरे पिताजी ने बताया था, जब बच्चों को ज्ञान होगा। और रामायण की चौपाई, जैसे रामायण हम पढ़ सकते हैं कि बच्चे 2 चौपाई पढ़ो, पर ये माहौल हमको देना पड़ेगा घर। और स्कूल कॉलेजेस में हम लोग भी अपने कवि सम्मेलनों में एक रखें कि हाँ भाई युवा वर्ग ही आएगा इसमें, फिर उनको बताया जाए कि बेटा ये बहर होती है, ये छंद होता है। अच्छा, इसके लिए हम वर्कशॉप रख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो जिनको रुचि, ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत, आप देखिए टैलेंट में देखिए, नृत्य के क्षेत्र में देखिए, लेकिन वही है कि नृत्य के क्षेत्र में भी लेखन जैसे फूहड़ होता है और एक आप कृष्ण प्रांजल भाषा से उच्च कोटि का लेखन कह रहे हैं, वैसे नृत्य है, वो अश्लील भी है और शास्त्रीय नृत्य भी है, साधना करनी पड़ती है उसके लिए। तो हमें बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस में वर्कशॉप्स करनी चाहिए, घर में माहौल देना चाहिए, और बच्चे दिलचस्प, इस्कॉन में इतना यूथ जुड़ा है, आप देखिए अक्षरधाम में मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों की धर्म शिक्षा की क्लास होती है हफ्ते में 2 बार। छोटे बच्चे क्या, 5 साल का बच्चा है। आज भी मैं एक ब्रेनो जिम के मैथ्स के प्रोग्राम में गई थी, 250 बच्चे आए थे दिल्ली एनसीआर के, उनको अवार्ड दे रहे थे। वहां भी मैंने माता पिता से कहा, मैंने कहा आज 5 साल का, इसको संस्कार अच्छे दीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कब 12-14 साल का हो जाएगा। जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं उसी भाषा में वो आपसे बात करेगा, फिर आपको दुख होगा। तो बच्चे अबैकस में कितना अच्छा कर रहे हैं, जो कंपटीशन में माँ बाप झोंक देते ना, ये स्केटिंग कर रहा है तुम भी करो। वो फ्रेंच सीख सकता है तो हिंदी क्यों नहीं सीख सकता, संस्कृति क्यों नहीं सीख सकता। हमारे त्योहार समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, कहानियां सुना सकते हैं हम बच्चों को। नहीं घाघरा ही पहनना है बेटा,
जन्माष्टमी पे डांडिया, आप घाघरा पहनेंगे, साड़ी पहने, आप लड़कियों को बोलिए कितने चाव से तैयार होती है, डांडिया नाइट है, ये बोलते हैं ना हम बच्चे, ऐसा नहीं है, यूथ देखिए तैयार होते हैं, पर कहीं ना कहीं भटकाव है, हम में कुछ कमी है। वो लिविंग के लिए अगर चिल्ला रहे हैं ना बड़ी अच्छी बातों की, तो खामियाजा भी वही भुगतते हैं, अकेले रह जाते हैं। अकेलापन इतना बड़ा दंश है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना परिवार चाहती चाहिए, हूँ। जी जी जी, थोड़ी देर के परिवार लिए हमारी संस्कृति में ये शिव सब है ही विनायक नहीं। जी कामना जी, थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। शिव विनायक जी पत्रकार भी हैं, उनका अपना अखबार है जो बहुत सालों से कार्यरत है, और साथ ही कुछ संदेश आए हैं वो भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन आपके लिए एक सवाल आया है कि हम अदालत के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते, हम किस प्रकार प्रतिनिधित्व करें कि हम इस तरह के जो प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, जैसे कि आपने कह दिया कि सदन में हम जा सकते हैं, वो भी एक लंबी प्रक्रिया है, वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत जद्दोजहद की जरूरत है, और बहुत मेहनत और बहुत समय लगेगा शायद ये सब करने में। लेकिन कौतूहल है, एक प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देना चाहिए। साथ ही एक पत्रकार है, जिम्मेदार पत्रकार है, मैं जानती हूँ, इतने सालों से जो अखबार आप चला रहे हैं निरंतर, पत्रकार होने के नाते अगर इस विषय को जन जन तक पहुंचाया जाए, या एक मुहिम चलाई जाए आपके कलम के माध्यम से, तो किस रूप में आप एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के जितने भी सामाजिक संगठन है देश के अंदर में, सबसे पहला दायित्व तो हमें खुद से लेना चाहिए कि मैं अगर ये बोलूं कि ये काम करना तो है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वैभवी जी करें, कंचन जी करें, और कोई करे, मैं खुद नहीं करूं, पहल मैं नहीं करूं, क्योंकि जो पहल करता है सबसे पहले ठिकरा उसके माथे फुटता है, यश भी मिलता है, यश तो मिले ना मिले, अभ्यस तो जरूर मिलता है। और लोग बिना मतलब के लफड़े में पड़ने के बजाय शांति से बीच का रास्ता निकाल के निकलना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब सदन में आप अपनी बात रखते हैं, जो सदन में निर्वाचित होकर के जनप्रतिनिधि जाते हैं, तो सदन में उनकी बातों को रखा जाता है, शून्य काल के अंदर में भी उनकी बातों को रखने का मौका दिया जाता है। क्योंकि मैं टेक्निकल चीजें भी जानता हूं, मैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी कार्य किया है, तो मैं जानता हूं। तो मेरा ये कहना इतना सही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी संगठन है, जो एनजीओ हैं, वो इन विषय को लेकर के भारत को, सबसे पहले तो उनको भारत को, अगर वो भारत से प्रेम करते हैं, उनके लिए भारत सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राष्ट्र की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उनको सबसे पहले कार्य करना चाहिए। तो ये कहावत भी है ना कि जिसको न निज मान का सम्मान का, राष्ट्र का सम्मान का स्वाभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरावर्थक के समान। तो सबसे पहले तो अगर हम जीवित है तो हमें जीवित दिखना चाहिए, और जो गलत चीजें हैं उसको सहन नहीं करना है। हमें जितनी भी क्षमता है हमारी, चाहे मैं मौखिक रूप से दूसरों को बोलूं कि नहीं ये चीजें गलत है, तो कम से कम एक जिज्ञासा तो होगी कि ये बेटा गलत कैसे है। मैं 4 बच्चों से मिलता हूं तो 4 बच्चों को बोलूंगा कि ये जो समलैंगिक संबंध है, ये जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने का जो तरीका है, ये गलत है। इससे अच्छा है लिव इन रिलेशनशिप क्यों रहोगे, तुम शादी कर लो ना, विवाह करो। हमारे यहाँ प्राचीन काल के अंदर में विवाह एक टाइम पीरियड था कि इसके बाद में हमें कर देना। हमें सबसे पहले भारत को जानना है, तो भारत की हर चीजों को जानना है, भारत की भौगोलिक स्थिति को भी जानना है, भारत की सामाजिक स्थिति को भी जानना है, भारत की राजनीतिक स्थिति को भी जानना है। तो जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं, और पहले के लोग जो कहा, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, मैं आज बहुत खुले मन से ये कहता हूं कि जितनी भी डिग्रियां बनी है, ये अभी 25-50 सालों में बनी है, परंतु भारत के अंदर में जितने भी बड़े, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे शिक्षाविद हो, उन्होंने कोई डिग्रियां नहीं ली थी, और कंठस्थ याद था उनको, क्योंकि उन्होंने कंठ के अंदर में वेदों और शास्त्रों को और यहाँ के संस्कारों को अपने तन मन के अंदर में रोम रोम में रचा बसा लिया था। उनको बताना नहीं पड़ता था, उनको पढ़ाना नहीं पड़ता था। आज हमारे बच्चे किसके गोद में पलते हैं? दाई के, मेड के। हम लोग अपने दादा दादी को अपने पास रखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी आजादी खत्म हो जाएगी, हमें सूट पहनने की दिक्कत होगी, हमें नाइटी नहीं पहन सकते, हम दिन भर नाइटी में नहीं घूम सकते, हम लोग दिन भर वो टॉप पहन करके और सिवलेस पहन करके, और हम लोग घर के अंदर नहीं रह सकते। दादी रहेगी तो बोलेगी, अरे बुढ़िया माई है, पुराने विचारों की है, ये ऐसे टोकती है, रोकती है, बोलती है। हमारे यहाँ जो 16 संस्कार है, अगर हम 16 संस्कारों को
वापस अभी खत्म होते जा रहे हैं, खत्म हुए नहीं है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जीवित है, मर्यादाएं वहां जीवित है, संस्कृति वहां जीवित है। अगर उसका पतन हुआ है तो शहरों में हुआ है, परंतु आज भी जिनके जड़ें मजबूत है, जिन परिवार की जड़ें मजबूत है, वहां पर आज भी उसका पतन नहीं हुआ है। वो बहुत संख्या में कम हो गए हैं, लेकिन उन्होंने सहेज के रखा है, और उनके बदौलत ही राष्ट्र के अंदर में जो सामाजिक संरचना है, संस्कृति है, वो स्थापित है। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि भारत के अंदर में अच्छे लोग नहीं है, अच्छी संस्कृति नहीं है। भारत की जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। भारत की जैसी अच्छी शिक्षा पद्धति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। भारत की जैसी एकता, संप्रभुता पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो भारत पर जब अंग्रेजों ने राज्य करने के लिए आए थे, तो उन्होंने एक ही बात जो रिपोर्ट दी थी, तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले भारत के अंदर में जो लोगों की यूनिटी है, एकता है, उसको खंडित करो। भारत की जो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति है, उसके अंदर में घालमेल करो, उसके अंदर में गलत चीजों को कॉपी पेस्ट करो, मिलावट करो, उसके अंदर में प्रदूषण फैलाओ उसके अंदर में। तो भारत के अंदर में अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वो हर अच्छी चीजों के अंदर में मिलावट लाने का काम किया है। तो हमारे जो शिक्षा संस्कार है, इसके अंदर में मिलावट हो गया है। जहां पे तर्क होता है, वहां पे मंथन होता है, वहां पे बहुत अच्छी चीजें निकल करके आती, लेकिन जहां कुतर्क होता है, वहां पर अच्छी चीजें निकल के नहीं आती। और फिर जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञान जानता है, या जो उसको फिर वो सोचता है कि यहाँ तर्क तो नहीं हो रहा है, कुतर्क हो रहा है, तो वो अपने आप को वहां से किनारे कर लेता है, फिर वो शांत हो जाता है, और उसके शांत होने से लोग उसकी स्वीकृति समझ लेते हैं। बिल्कुल सही। हमेशा शिक्षक उसी बच्चे पर मेहनत करता है जो बच्चा सकारात्मक तरीके से सही दिशा में पढ़ाई कर रहा है। तो शिक्षक को उसको तैयार करने में भी बहुत अच्छा लगता है, परंतु शिक्षक ये लगता है कि डकोर है, इसके पीछे मैं चाहे जितना भी माथा मांग लूं, इसके उटपटांग सवाल रहेंगे और ये विषय से हट करके बात करेगा। तो विषय से हट करके बात करने वाला व्यक्ति, अब मैं मैथ पढ़ने जाना है और मैं चला जा रहा हूँ संस्कृत वाले में, संस्कृत सीखने की इच्छा है और मैं साइंस की बात कर रहा हूँ वहां पे। तो अब भी हर विषय का एक क्षेत्र है, आप जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे जाना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, उसके ऊपर में आप ज्ञान की बातें कीजिए। नहीं तो फिर चाहे मैं कितना भी अच्छा विद्वान होऊंगा, लेकिन मैं हर फील्ड का विद्वान नहीं हो सकता, हर विषय का ज्ञाता नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे संदेश हम तो हमारे यहाँ मिलावट की स्थिति जो हो गई है ना, हर चीजों में मिलावट कर दिया जा रहा है, और ये चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर मैं कहां किसको रोकूं। लेकिन आज संस्कृति को रोकने के लिए सबसे पहले गुरु भक्त आरूढ़ी की तरह महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके गर्भ में जो बीज जाएगा और वो बीज जो आगे निकल करके आएगा, तो सबसे बड़ा आज राष्ट्र अगर किसी की ओर आंखें झुका करके उनसे विनम्र प्रार्थना कर रहा है, तो वो महिलाएं हैं। अगर महिलाएं जागरूक हो जाएगी, अपने चीजों को, अपने दायित्व को निभाना सही मायने से शुरू कर देगी, और जहां एकलवाद परिवार जो है वो खत्म हो करके परिवार जो है, हम लोग जो बोलते थे कि पहले के लोग यूनाइट थे, एकल परिवार नहीं था, ज्वाइंट फैमिली थी, सामूहिक परिवार के अंदर में रहते थे, जहां सब ताऊ चाचा और ये रहते थे। तो वहां पे जिन चीजों के लिए हम लोगों को पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, वहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती थी, वो ज्ञान स्वतः वहां पे मिल जाता था। अब हम लोग पति पत्नी रहते हैं, हमारी बच्ची को खेलने के लिए भी हमें लेके जाना पड़ता है, मॉल लेके जाना पड़ता है, या फिर जहां बच्चे यूनाइट होकर रहते हैं, वहां उसकी हमें बहुत भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। आज मैं अपनी बच्ची को अगर एक बार लेके मॉल जाता हूं, तो मुझे 1000-2000 का खर्चा एक दिन में करना पड़ता है। लेकिन अगर वही ज्वाइंट फैमिली होती, तो मेरी बच्ची किसी दूसरी जगह पर मोहताज नहीं होती, दूसरे लोगों में अपने भाई और अपनी बहन को नहीं खोजती। तो इस विनाश का सबसे बड़ा मुख्य कारण हम लोग खुद हैं। बहुत सुंदर। और ये तो अभी कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी आने वाले टाइम में बहुत कुछ होना बाकी है, जिन चीजों को हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो हम लोग सुनेंगे और देखेंगे ना। जी बिल्कुल, लेकिन हम लोग रोक नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, हमें जब लड़ाई संवैधानिक तरीके की है ना, तो हमें संवैधानिक तरीके से ही आगे आना पड़ेगा, एक मुहिम चलानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी मुहिम चलती है, बहुत अच्छी चीजें हैं जिनको नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का, हर राजनीतिक लोगों का अपना एक फायदा होता है। वो तत्काल प्रभाव से फायदे की बात सोचते हैं कि हमें तत्काल वोट बैंक कैसे लेके जा सकते हैं। वो लोग माइंड के साथ खेलते हैं कि अभी युद्ध क्या सोच रहा है, अभी युद्ध के अंदर में क्या है। क्योंकि आज जो भी कुछ भारत के अंदर में घटित हो रहा है, वो भारत की विचार नहीं है, वो विदेशों के विचार है, और वो कहीं ना कहीं व्यापारिक नीति का असर है।
वो व्यापार को भारत के अंदर में सबसे ज्यादा वो व्यापार के रूप में देखते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे सिर्फ वो व्यापार सोचते हैं कि ये कोई नया आजाद कर लिया, कोई भी चीजों को टेक्निक को आजाद कर ली, पढ़ाई शिक्षा प्रणाली में कोई टेक्निक को आजाद कर लिया, तो वो सोचते हैं कि हर स्कूल में थोप दिया जाए इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी जो बीमारी पैदा हो रही है बच्चों के अंदर में, ये जो बच्चे जो रील देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, साल भर 2 साल के हुए वो रील देखते हैं, तब उनको खाना खिलाया जाता है, तो उनकी माताएं उनको लोरी क्यों नहीं सुनाती है, उनको अच्छे अच्छे गीत क्यों नहीं सुनाती है, उनको गा करके उनको वो पुराने प्राचीन लोक गीत क्यों नहीं गा करके सुनाती है, और वो बच्चे को आदत लग जाए ताकि उसके कामों में हो जाए। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, पटाख चीजें देख रहे हैं, बच्चा को रील दिखते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो बच्चा शांत हो जाता है। तो हम लोग छोटी सी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोग उनको मोबाइल पकड़ा करके उसको शांत कर देते हैं और हम खुद रील देखने लग जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले महिलाओं को, क्योंकि मेरी बात हो सकता है कि बहुत बुरी लगे, लेकिन अगर राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है तो जो आने वाली पीढ़ी है वो गर्भ से निकल करके आएगी, और जब गर्भ में हम उसको अच्छे संस्कार देंगे, जो गर्भधारण संस्कार के अंदर में जो प्राचीन काल के अंदर दिया था, हमारे 16 संस्कारों में दिया जाता है, अगर हम उसका अनुपालन करेंगे तो निश्चित ही भारत के अंदर में किसी नीति बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नीति घर से ही उत्पन्न है और वो अविरलता रहेगी। हम लोग उसको रोक रहे हैं, बांध बनाने का काम कर रहे हैं, उस नीति में जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उनको जब हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं और उसको हम लोग रास्ता बदल रहे हैं, अगर हम लोग उतना भी कर देंगे तो हमें किसी चीज की बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं और मैं चाहती हूँ आप तक पहुंचाऊं। रितांबरा जी लिखती हैं कि अच्छी बेटी ही अच्छी बहू बन सकती है। साथ ही अंजना अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। राजीव अग्रवाल जी हमारे पटल के मुख्य संयोजक जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही एक सुंदर संदेश आया है जया गौड़ जी का, लिखती हैं घरों में माता पिता आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय और बच्चों को कहानियों के माध्यम से सचित्र किताबें और इसके स्वरूप को अगर लेकर आप आगे बढ़ते हैं और धार्मिक ग्रंथों को अगर आप अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं तो शायद हम जिस मुहिम को आज हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक हम जरूर पहुंच जाएंगे और धर्म संस्कृति आगे बढ़ेगी। साथ ही हमारे साथ आदरणीय भास्कर राम स्वरूप जी भी जुड़ गए हैं और उन्होंने लिखा है कि भाषा, वेशभूषा, भोजन भजन, व्यवहार, रहन सहन सब कुछ संस्कृति का एक हिस्सा है और समय के हिसाब से तकनीकी जो विकास होता है उसके हिसाब से चीजें बदलती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमारे साथ रविकांत सनाढ्य जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप सब हमारी इस चर्चा का हिस्सा हैं और मुझे लगता है जो मुहिम आज हमने छेड़ी है, जो चलाने की कोशिश की है, आप सब साक्षी हैं, क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से आरुणि की आपने बात कही, और एक छोटा सा उदाहरण है अभिमन्यु। जब वो गर्भावस्था में उनकी माता थी तो गर्भ में ही उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। जो अर्जुन ने उनको सिखाया था और उनकी माता जी सो गई थी। तो उनका ये था कि वो प्रातः काल जो शिक्षा थी वो दी जाती थी और सुभद्रा को अर्जुन देते थे शिक्षा। और एक दिन उन्हें नींद आ गई थी, जब चक्रव्यूह से निकलने की शिक्षा दे रहे थे, वो ज्ञान दे रहे थे, सिखा रहे थे, उनके गर्भ में वो ज्ञान अर्पित कर रहे थे, सुना रहे थे। क्योंकि हम लोग जब कान से सुनते हैं तो वो बच्चे के गर्भ में कानों में जाता है और वो ज्ञान स्वतः उसको प्राकृतिक तौर पर उसको मिल जाता है। तो वो हमारे परिवार में भी हमने गर्भावस्था में रामायण पढ़ी है, हमारे परिवार में परंपरा है। अब क्या करेंगे बच्चे मालूम नहीं, हमने रामायण पढ़ी है, हमारे परिवार में परंपरा थी, ससुराल में भी मायके में भी पढ़नी है। तो आप ये देखिएगा, आप हमेशा नोट कीजिएगा कि आपके बच्चों को रामायण की छुपाइयां बहुत जल्दी याद हो जाती होगी। जी जी। मैं एक आवश्यक बात कहना चाहती हूँ। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरा बच्चा धोती पहनना बहुत पसंद करता है कुर्ते के साथ। उसके लिए मुझे खास कर धोती मंगवानी पड़ी, क्योंकि वो मंदिर जाने के वक्त भी उनको धोती चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप सही दिशा में बच्चों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल लालन पालन बहुत, और जिस तरह से संस्कृति को बचाने की या संस्कृति नीति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस विषय पर हमने बृहद चर्चा आज की है और तमाम दर्शक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं
और मैं तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन ये जो मुहिम है ये अभी खत्म नहीं हुई है, ये शुरू हुई ये है। खत्म नहीं करनी। मेरा इतना सही कहना है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से उसकी चाहे जितनी भी क्षमता है वो एक प्रयास शुरू करे और लोगों से परिचर्चा शुरू करे और उसको बंद करने के लिए कम से कम हम लोग आजकल सबके पास में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ही आ गया है, तो एक मुहिम तो चला सकते हैं कि ये गलत को गलत बोलने का और सही को सही बोलने की क्षमता इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं गलत को गलत नहीं बोल रहा हूँ और सही को सही नहीं बोल रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं इंसान ही नहीं हूँ। तो सबसे पहले इंसान बनने की आवश्यकता है और फिर वो राजनीतिक पृष्ठभूमि को किसी का नाम मत लीजिए भाई, हमारे लिए कोई ना सही है ना कोई गलत है। हम एक कॉमन एक साधारण भारतीय नागरिक हैं। हम भारत की जो बात है हम लोग उसकी बात करेंगे, गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अपने बातों को रखिए। परिवार के अंदर में एक अच्छी चर्चा शुरू करिए, मोहल्ले में एक अच्छी चर्चा शुरू कीजिए और जो लोग की जितनी पहुंच है, जितनी क्षमता है उतना लिखिए। पहले एक क्या होता था, पोस्ट कार्ड मुहिम चलती थी, 15 पैसे का एक पोस्ट कार्ड आता था और उससे राष्ट्र बदल जाया करता था और प्रधानमंत्री तक उसकी बात पहुंचती थी। तो वो पोस्ट कार्ड पहुंचने में एक महीना लगता था। दिल्ली तक अगर एक गांव से पोस्ट कार्ड गया है, हम लोग एक डाक खाने में लाल पेटी होती थी, सड़क पे कहीं लगी हुई है, उसमें डालते थे और मेरे पिताजी कहते थे कि हमने एक साधारण पोस्ट कार्ड भेजा था इंदिरा गांधी जी को 15 पैसे में, कॉमन चिट्ठी, एक सार्वजनिक चिट्ठी, क्योंकि पोस्ट कार्ड में कुछ छिपता नहीं है, जो लिखा होता सामने पढ़ लेते, कोई भी पढ़ सकता है। और उसका भी जवाब आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो फिर आज तो टेक्निक बहुत आगे हो गई है, हम अपनी बात आसानी से रख सकते हैं और जन मुहिम चला करके रख सकते हैं और जो गलत चीजें उनको रोकने के लिए हम लोग दबाव, जिस तरह का भी दबाव हो सकता है, जिस तरह का प्रयास हो सकता है सकारात्मक तौर पर, क्योंकि हम लोग जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात कहनी है मुझे भी। देखिए, जो अदालत में हमारे जो हैं न्यायालय, उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है जिसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगी। बहुत सारी अश्लील वेबसाइट्स थी OTT पर, उनको उन्होंने बैन कर दिया है और ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। OTT ने जितना सर्वनाश किया है संस्कारों का, संस्कृति के हनन का, चरित्र का, क्योंकि बच्चे सब कुछ देख रहे हैं। तो एक दशक इतनी बर्बादी करने के बाद उन्हें होश आया और ये कोरोना काल में बहुत हो गया। तो अश्लीलता को रोकना, क्योंकि हम 24 घंटे निगरानी नहीं कर सकते, तो कोर्ट को सख्ती से ये कदम उठाना चाहिए कि कोई भी ऐसा कंटेंट बनाएगा नहीं और बनाएगा तो उसको वेबसाइट पे नहीं डालेगा। वेबसाइट पे होगा वो उपलब्ध तो बच्चे किसी न किसी प्रकार से देखेंगे। कई सारी वेबसाइट हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनको बैन कर दिया गया है अभी। एकदम किया है, 24 को किया है। हाँ, उन्होंने किया है कि अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा इस पे नजर निगरानी रखने की आवश्यकता है और इसको बहुत नए सिरे से करना पड़ेगा, बहुत पूरा तरह से बैन होना चाहिए अश्लीलता, तभी संस्कृति का हनन जो है रुकेगा। इतनी बुरी तरह से ये अच्छा भाषा की बात है, अचानक बीच में कुछ गलत चीजें आ जाती है, आप उसको हटा भी नहीं पाते। हाँ। और आप बच्चों को भाषा भी खराब हो गई है। जिन चीजों को आप ज्यादा मना करेंगे ना कि बच्चा ये मत देखो बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी उम्र नहीं है देखने की, वो ज्यादा देखेगा, उसको ज्यादा देखेगा। और भाषा जो है वो उनको जो वो सुन रहे हैं ना, मतलब हम लोग अब से एक दशक पहले की भी बात करें तो स्कूल के बच्चों में या बच्चे आमतौर पे इस तरह की भाषा, अब तो फिल्मों में OTT किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, हद है वैसे। और बच्चे वही सुन के सीख रहे हैं। अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे, पहले हम कहते थे ये अनपढ़ है, झुग्गी वाले हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अच्छे रईस घरानों के बच्चे, पढ़े लिखे समृद्ध संभ्रांत परिवारों के बच्चे ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये कहाँ से सीखी उन्होंने? ये शब्द घर में तो नहीं कोई बोलता है। तो इस पे कानून और सख्ती से बने कि भाषा और कंटेंट, अश्लीलता और अश्लील भाषा पर भी पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। ये सरकार कर सकती है, ये असंभव नहीं है, ये सरकार कर सकती है। बिल्कुल असंभव। और सबसे पहले तो मैं इस पटल से मैं एक बात कहूंगा कि संपर्क क्रांति परिवार और मैं हमेशा से ही गलत चीजों के पक्ष में नहीं रहे, चाहे वो कोई भी विषय हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर हम लोग उसको गलत का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और जो सही कार्य कर रहे हैं उनको संबल प्रदान करने के लिए हमारी गिलहरी की अगर ताकत है, एक पेड़ की ताकत है, हम एक पेड़ के साथ में खड़े हैं, मण की ताकत होगी, मण के साथ खड़े होंगे। लेकिन जो सही कार्य कर रहे हैं हम लोग उनके साथ थे, हैं और रहूंगा। मैं बस अपनी बात करता हूँ, क्योंकि मैं जब बोलते हैं कि खुद को सुधार लो, खुद को बदल दो, तो सारी दुनिया बदल जाएगी। तो सबसे पहला प्रयास हमें खुद से करना होगा और खुद से कमिटमेंट करना होगा। वही कमिटमेंट हमें भारत में आगे की ओर लेके जाएगा। तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी कसौटी, आपकी कसौटी पे हमेशा खड़ा उतरूंगा। बहुत सुंदर बात आप लोगों ने कही है अपने अपने स्तर पर। और कई बार क्या होता है, अगर मैं अपने मन की बात कहूँ उससे पहले मैं
पूनम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, शायद पहली बार जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। रितंबरा जी लगातार बनी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत। किसी का यदि नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत सारे संदेश आए तो कभी होता है ऊपर नीचे संदेश चला जाता है तो नाम नहीं ले पाते। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि आप सब ने बहुत चाव से इस कार्यक्रम को देखा, बहुत शिद्दत से देखा और बहुत आत्मीयता से देखा। इस कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं। आपके कारण ही हम निर्बाध 190 एपिसोड लेकर आए हैं। और बहुत चुनौतियां आई हैं हमारे जीवन में, जब परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल रही हैं, तब भी हमने परिचर्चा को रुकने नहीं दिया। और यही जिजीविषा हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें वो शक्ति प्रदान करे, वो ऊर्जा दे कि हम इसे हमेशा बनाए रखें। और आदरणीय श्री विनायक शर्मा जी और कामना मिश्रा जी, मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और सोनाली जी जो हमसे नहीं जुड़ पाई, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी इस परिचर्चा के लिए। और संस्कृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अपनी संस्कृति को हमें छोड़ना नहीं है, हमारे बच्चों तक पहुंचाना है, बच्चों के बच्चों तक तभी पहुंच पाएगी चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी, जब हम अपने बच्चों को वो चीज सौंप कर जाएंगे। तो संस्कृति से जुड़ना जरूरी है। संस्कृति नीति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हम सब अपने संस्कृति को सजग हो जाएंगे, संजो कर रखेंगे अपने हृदय में, अपने घर में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में। आप सबका बहुत बहुत आभार। वैभवी जी, आपका भी बहुत आभार कि आपने हमें इस योग्य समझा और इतना अच्छा विषय आपने चुना। जब आपने मुझे विषय बताया था मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और आदरणीय शिव सर का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत सारी बातें बहुत ही अच्छी हैं जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से नोट किया है। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो क्या ना, अच्छी बातें हर कोई कर लेता है, लेकिन जब अच्छी बातों को हम अपने ऊपर में धारण करते हैं ना, जब हम खुद धारण कर लेते हैं तो वो अच्छी बातें साकार हो जाती है। और उसके प्रहरी बनने की हमको आवश्यकता है। आपने तो धारण किया हुआ है, हम अच्छी तरह से निरंतर प्रयास है मेरा और कोशिश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दोनों का विशेष आभार। और संपर्क क्रांति परिवार एक अखबार भी, बहुत वर्षों से अखबार का काम चल रहा है, निरंतर अखबार छप रहे हैं। तो एक मुहिम हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं अपने अखबार के माध्यम से। संस्कृति को कल से ही शुरू होगा, कल से ही शुरू है। समृद्ध बनाने के लिए एक नई जो पहल है। और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सबकी दुआओं का नतीजा है 190 निर्बाध। अगली बार फिर किसी नई परिचर्चा के साथ उपस्थित होंगी। आप दोनों का विशेष आभार। और अगली बार मिलते हैं शाम 7 बजे। इस पटल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं। एक विशेष जानकारी आप सभी को देना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले किरदारे जिंदगी में आचार्य दयाशंकर शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े थे, जो ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वान हैं, उनको विद्वान की उपाधि मिली है। उनका एक विशेष सत्र, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने हमसे आग्रह किया था कि कुछ प्रश्न उत्तर उनसे चाहिए, तो विशेष सत्र हम 5 सितंबर को शुक्रवार रात 8 बजे करेंगे। आप सब अपनी उपस्थिति दीजिएगा और जो भी प्रश्न हो उनसे जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।